तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। ओके, तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और मैंने आपको क्या बताया था दैट इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल and the basis and on the basis of ownership and also on the basis of size. Okay, तो एक तरफ हम लोग ने डिस्कस किया था on the basis of raw materials और उसमें हम लोगों ने एग्रो बेस्ड, मरीन बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड इन सारे इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया था एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज जिसमें हम लोगों ने स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया था, है ना। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जिसमें हमने देखा था दैट अगर हम लोग ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ओके, सो उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो दूसरा है हमारा पब्लिक सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर क्या होता है दैट इज ओन्ड बाय द स्टेट एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट। ओके, और मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, है ना। फिर हमने डिस्कस किया था जॉइंट सेक्टर के बारे में जिसमें हमने क्या देखा था दैट इट इज ओन्ड और ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, और लास्ट था हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर, right, that is run by suppliers of the raw material or the producers of the raw materials and the workers or both. ओके, तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, राइट। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो जैसे आप लोगों ने एग्रीकल्चर में ही पढ़ा था व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो यहाँ पे लाइकवाइज हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कि कहाँ पे एक इंडस्ट्री बनाया जा सकता है। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे बच्चों? ऑब्वियसली हमारा पहला पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, देन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोग ने देखा था और जहां पे ये सारे फैक्टर्स इजिली अवेलेबल होते हैं बच्चों वहां पे इंडस्ट्रीज बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ने ये पॉइंट भी देखा था कि आज के डेट पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट क्या करता है बच्चों, दे आर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज पावर एंड ऑल्सो लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कि बैकवर्ड एरिया में ये जितने भी इंडस्ट्रीज है वहां पे बनाए जा सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली हम लोगों ने ये पॉइंट भी देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब आज की क्लास में बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो याद करो जब आप लोग एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को भी देखा था एज अ होल सिस्टम और वो पूरे सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स थे बच्चों? तो पहला था हमारा इनपुट्स जिसमें रॉ मटेरियल्स थे, ऑल्सो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स या सीड्स जो भी यूज किया जाता है ना, दैट इज द इनपुट। उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेसेस पढ़ा था। प्रोसेसेस में हमने क्या देखा था कि फार्मर्स जो भी एक्टिविटीज करते हैं, है ना, ह्यूमन लेबर जो लगता है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल प्लोइंग, देन सोइंग ऑफ सीड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट इरिगेशन एक्टिविटीज जो भी होता है। ओके, तो ये सारे पार्ट्स आते हैं हमारे प्रोसेसेस में और आउटपुट में क्या होता है जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है दैट इज द क्रॉप। लाइकवाइज यहाँ जब आप लोग इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो तो इसमें भी यही सारे प्रोसेसेस हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो इनपुट्स होंगे, जो प्रोसेसेस होगा या जो आउटपुट होगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट इंडस्ट्रियल सिस्टम। नाउ एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स, जैसे कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर में भी पढ़ा था। ओके, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग इनपुट्स में देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इनपुट्स होते हैं। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली बच्चों अगर हम लोग इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, चाहे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, तो वहां पे आप देखो कि बेसिक इनपुट क्या होगा, रॉ मटेरियल जो यूज किया जा रहा है, कितना लेबर वहां पे लग रहा है एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ लैंड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसपोर्ट में कितने कॉस्ट लग रहा है या ट्रांसपोर्ट में क्या लग रहा है, क्या क्या यूज हो रहा है, ऑल्सो द पावर दैट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पूरे इंडस्ट्री में। तो ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है सारे हमारे इनपुट्स में आता है। ओके, now let us talk about the processes. So the processes include a wide range of activities that convert the raw material into finished products. So basically जो हमारा process है बच्चों वो क्या होता है, transformation of the raw material into
फिनिश प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें जो भी वेरियस प्रोसेसेस होते हैं, अगर हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे डिफरेंट प्रोसेस होगा, है ना, कि आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से आयरन कैसे निकाला जाता है, राइट। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो उसमें इंटायरली डिफरेंट प्रोसेसेस इंक्लूडेड होंगे, है ना। सो बेसिकली प्रोसेस का क्या कहने का मतलब होता है, सो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाने के लिए कौन कौन से एक्टिविटीज किए जा रहे हैं वो हमारे प्रोसेसेस में आते हैं, राइट। और आखिरी में आता है हमारा आउटपुट्स। अब हम आउटपुट्स के बारे में देखते हैं। सो द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न्ड फ्रॉम इट। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो कि आउटपुट में क्या होता है, ऑब्वियसली द फिनिश प्रोडक्ट, है ना, जो फिनिश प्रोडक्ट है दैट इज आवर आउटपुट, और द एंड प्रोडक्ट दैट इज आवर आउटपुट, एंड ऑल्सो कितना इनकम उससे अर्न हो रहा है वो आउटपुट होता है यहाँ पे, हम लोग अगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इनपुट्स यूज किए जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, और इसमें आपका आउटपुट क्या है। ओके, सो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ओके, सो बच्चों यहाँ पर आप देखो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप क्या देखोगे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, जहां पे कपड़े बनते हैं या जो गारमेंट्स आप पहनते हो, राइट, तो वो सारी चीजें भी इंडस्ट्रीज में ही बनते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट्स में आप देखो सबसे बेसिक क्या है, कॉटन, अगेन ह्यूमन लेबर की जितने लोग या जितने लेबर है वहां पे जो काम कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो फैक्ट्री जहां पे ये सारा चीज बन रहा है, एंड ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि अगर एक सामान को दूसरी जगह ले जाना है, जो रॉ मटेरियल से उनको ले जाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा, तो वो हमारा इनपुट्स में काउंट होता है। नाउ द प्रोसेसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पे देखो जो हमारे प्रोसेसेस हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस बच्चों, ये सारे बेसिक एक्टिविटीज हैं जिससे एक रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन प्रोसेसेस के थ्रू फाइनली आपको अपना आउटपुट मिलता है, एंड द आउटपुट इज द शर्ट दैट यू वियर। तो जो भी कपड़े आप पहनते हो दैट इज द आउटपुट जो हम लोग को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिलता है ना। कि अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बेसिक जो उनका इनपुट है, कॉटन को यूज करके डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं जो वहां के लेबर करते हैं, और उससे फाइनली हमारा फिनिश प्रोडक्ट आता है जो भी क्लॉथ हम लोग यूज करते हैं। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने पिक्चर्स डाले, ये हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पिक्चर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि वीविंग, सीइंग का काम, ये सारी चीजें आपके इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। इसके अलावा जिस फैक्ट्री में काम हो रहा है, ओके, दैट इज योर इनपुट। जो भी क्लॉथ यूज हो रहा है दैट इज योर इनपुट। जो भी मटेरियल, सॉरी, जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है बच्चों, दैट इज योर इनपुट। और फाइनली ये देखो हमारा जो क्लॉथ बन के आता है, जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज योर आउटपुट हियर। ओके, सो इट इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है। तो इस पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपका इनपुट्स होता है, प्रोसेसेस होता है, और फिर आपका आउटपुट होता है। ओके, now let us talk about our next subtopic here, that is industrial regions। अब industrial regions कहने का क्या मतलब है, और all over the world आपको कहाँ पे मेन industrial regions मिलेंगे वो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। So industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness। So basically बच्चों industrial region कौन से region को कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज आसपास एक दूसरे के लोकेटेड है, और जो भी बेनिफिट्स है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्लोजनेस। ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स की, तो हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट या कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो हम लोग देख लेते हैं। सो द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। तो हमारे वर्ल्ड में देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारे इंपॉर्टेंट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है बच्चों, जहां पे आप देखोगे कि इन सारे रीजन्स पे आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज आसपास लोकेटेड मिलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर यू कैन सी दिस इज अ वास्ट लैंड जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। ओके, सो बेसिकली ये जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो आसपास ही लोकेटेड होते हैं, और वो पूरा एरिया जो है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं, राइट। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये सारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में बताया, अब उनको हम लोग एक बार मैप में भी देख लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो ये रीजन आप देख सकते हो, दिस इज योर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। जो भी आप ब्लैक कलर्ड एरिया देख रहे हो बच्चों, हर एक रीजन में ये हमारा इंडस्ट्रियल रीजन है। ओके, चाहे आप साउथ अमेरिका की बात करो, इधर अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये पूरा रीजन हमारा इंडस्ट्रियल रीजन है। ओके,
तो ये आप देख सकते हो मैप में, इजिली आप ये पूरे पार्ट को लोकेट कर सकते हो। ओके, नाउ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स tend to be located in temperate areas near seaports and especially near coal fields। और ये आप देखो, यहाँ पे गौर करने की बात है बच्चों कि जो भी हमारा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, या तो वो टेम्परेट रीजन में लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट, ओके अगर हम लोग एशिया की बात कर रहे हैं तो ये ईस्टर्न एशिया, तो ये पूरा रीजन जो है बच्चों ये हमारा टेम्परेट रीजन है, राइट। और आप लोगों ने क्लास 6 में टेम्परेट रीजन के बारे में पढ़ा था। ओके, सो उसके अलावा आप देखो दे आर बेसिकली ऑल्सो लोकेटेड नियर द सी कोस्ट। तो क्या आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितने भी रीजन आप ब्लैक कलर के देख रहे हो, क्या आपको यहाँ पे सी कोस्ट के पास दिख रहा है? ऑब्वियसली यस, है ना। ये यहाँ पे भी आप देखो, हम लोग साउथ अमेरिका की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जितने भी रीजन देख रहे हो वो सी कोस्ट के पास लोकेटेड होता है, नहीं तो कोल फील्ड के पास लोकेटेड होता है। ओके, अब ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने लोकेशन में भी ये पॉइंट पढ़ा था कि जहां पे इजिली रॉ मटेरियल्स मिल जाए, वाटर, लैंड, ये सारी चीजें जहां पे इजिली मिल जाते हैं बच्चों, वो इंडस्ट्रीज वहीं पे लोकेट या बनते हैं। ओके, नाउ अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ये सारे रीजन्स को देखते हैं। सो इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोलाम एंड तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो कि आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन मिल रहे हैं। और देखो मैंने मैप भी आपको दिखाया है, मैप में आप देख सकते हो ये हमारा, अगर नॉर्दर्न रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये हमारा गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन। ओके, अगर हम साउथ की बात कर रहे हैं तो ये आपका पूरा चेन्नई कोयम्बटूर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कोलम या तिरुवनंतपुरम का ये इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ पे। ओके, उसके अलावा आप देख सकते हो मुंबई पुणे बेल्ट है यहाँ पे, राइट। ये हमारा अहमदाबाद का बेल्ट है जो गुजरात के पास लोकेटेड है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको याद रखना होगा कि इंडिया में कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। और हाँ, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है बच्चों, ये बहुत ही फेमस है अपार्ट फ्रॉम दिस हुगली बेल्ट। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज मिलेंगे, राइट। तो एक तरफ हम लोग ने बात कर लिया अबाउट द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे बच्चों, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट अस सी कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, the textile industry and the information technology industry। ओके, तो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। ओके, लेकिन तीन मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन से है बच्चों? तो पहला है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ओके, दूसरा है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और तीसरा है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ओके, तो प्लीज ये पॉइंट आप याद रखना। नाउ द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज while information technology is an emerging industry। ओके, सो यहाँ पर आप देखो कि अगर हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के, तो आप देखोगे कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं था उसके पहले भी ये सारे इंडस्ट्रीज थे यहाँ पे। ओके, सो आयरन स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उस टाइम पे भी इमर्ज हो रहे थे। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करते हैं बच्चों, सो इट इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री जो आज की डेट में बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा है डिफरेंट रीजन्स में। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ योर आयरन स्टील इंडस्ट्री जहां पे आयरन और स्टील बनता है। ओके, उसके अलावा आप देख सकते हो दिस इज योर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड दिस इज अ पिक्चर टू शो अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब ये जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें हम लोगों ने अपना बेस्ट एग्जांपल लिया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो हमारे इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है बच्चों, these emerging industries are also known as sunrise industries। ओके, इनको सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, तो ये टर्म आप याद रखना। Now these include information technology, wellness, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। तो आज के डेट पे हमारे कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे कि ये सारे इंडस्ट्रीज अब फ्लरिश हो रहे हैं। कि अगर हम पुरानी टाइम की बात करते हैं, लेट्स से 1900 की बात करते हैं, तो उस टाइम पे आप देखोगे ये सारे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर हम 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप देखो कि ये सारे इंडस्ट्रीज धीरे धीरे आने लगे थे। इसलिए इन सारे इंडस्ट्रीज को हम लोग इमर्जिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसका दूसरा टर्म है सनराइज इंडस्ट्रीज। और बेस्ट एग्जांपल्स है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस,
then hospitality and knowledge. Okay, so these are some of the pictures to show you all these emerging industries here, right? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about industrial system, जिसमें हम लोगों ने input, processes और output के बारे में डिस्कस किया. Then we talked about the industrial regions कि all over the world कौन-कौन से major industrial regions है, और उसके बाद हम लोग के country में भी कौन-कौन से important industrial region है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया. And at last we discussed about the distribution of major industries, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया about iron and steel industry, then cotton textile industry and information technology industry, that is known as emerging industry or sunrise industry. Okay, तो बच्चों अब हम next class में we are going to continue this discussion of distribution of major industries. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.